गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर नूह से। आज हम विज्ञान के अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों से मिलकर बना है, जो कि उस पर रह रहे जीवधारियों को अनेकों रूप से प्रभावित करता है। Environment includes all the living and non-living things which interact with an organism and have effect on it. Word environment has been derived from a French word environ, which means to surround. Environment refers to the surroundings, whereas ecosystem is interaction between environment and the living organisms. Environment जो है वो दो घटक हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारे environment यानी कि पर्यावरण है। पर्यावरण के जो घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इन सब की इंटरेक्शन से बनता है इकोसिस्टम। हम भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। सो हमारी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी प्रगति में हमने एनवायरनमेंट, नेचर की अनदेखी की है, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी डेवलपमेंट के लिए नेचर से रिसोर्सेज लेना स्टार्ट किए। अब उस रिसोर्सेज लेते लेते हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि हम नेचर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ती हुई आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स का और बेहतर होते जाने के कारण अब हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, जिनका निवारण जरूरी है, नहीं तो वह हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत हानिकारक है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, प्रदूषण सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन की। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण के उदाहरण जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मतलब खेतों से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है पानी, बारिश के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो नदियों नालों में डाल दिए जाते हैं, तो इस तरीके से जल प्रदूषित होता है। हमारे घरों से जो सीवर का पानी इकट्ठा होता है उसे भी नदी नालों में बहा दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम रोड पे देखें तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा हॉर्न्स बज रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, इस वजह से नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants into the natural environment that cause adverse changes in the environment. विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से प्रतिवर्ष पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इन गैसेस की क्वालिटी है कि जो ये रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सन रेज जो हमारी अर्थ पे पड़ती हैं, अर्थ के सरफेस से टकरा के उनका कुछ हिस्सा वापस रेडिएट हो जाता है। ये उन रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते, जिससे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता है और अर्थ पे सडनली टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बट पॉल्यूशन की वजह से इन गैसों के अमाउंट में एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेडिएटेड हीट है वो भी अर्थ में ज्यादा से ज्यादा रहने लगी है, एंड इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ. Global warming is the long-term heating of Earth's climate due to increase in amount of greenhouse gases due to increasing pollution. इसी की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघलने लग गए हैं, सी लेवल राइज कर रहा है और
क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्रक्रिया से बना कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल एक बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, पर जैसे कि आपको मैंने बताया, ह्यूमन एक्टिविटी से अब पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अब एयर पोल्यूशन के कारण एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाती है, तो ये रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। ये एसिड्स रेन के पीएच को और कम कर देते हैं। एसिड रेन इन ब्रॉड टर्म्स refers to rain or any form of precipitation having high content of सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तो एसिडिक रेन के कारण वाटर बॉडीज का पीएच भी कम होता जा रहा है, जिसके कारण कई फिशेस जो है वो मरती जा रही हैं। लाइकवाइज ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एसिड सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट है एसिड रेन का। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में भी सुना होगा, पर ये ओजोन लेयर है क्या और इसका डिप्लीशन हो कैसे रहा है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ये एक गंधयुक्त गैस है जो कि हल्के नीले रंग की होती है। ये जीवों के लिए घातक विष है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पे मिलती है। ये परत जो है, जो ओजोन की परत है, ये पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। चाहे ओजोन अपने आप में घातक विष है, पर इसकी जो कवरिंग है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। और ये ओजोन परत ही है जो कि कारण बनती है पृथ्वी पर जीवन के संभव होने का। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो बहुत ही हानिकारक है, पर वो हमें हानि पहुंचाती कैसे हैं? पहला तो ये त्वचा के कैंसर के कारक है। दूसरा, ये जीवों के इम्यून सिस्टम के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन किरणों के दुष्प्रभाव से कॉर्टिकल कैटरैक्ट भी हो सकता है। मतलब जो लोग यूवी रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में रहे या ऐसे रीजन्स में रहे जहां यूवी रेडिएशंस की क्वांटिटी ज्यादा थी, उनमें पाया गया कि उनको कॉर्टिकल कैटरैक्ट डेवलप किया। इसके अलावा एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये हमारे फूड चेन और फूड वेब को भी डिसरप्ट करती है। जैसे समुद्रों में प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं जो कि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, मीन्स ये भी उत्पादक या प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आते हैं। तो ये समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनते हैं। इन यूवी रेडिएशंस के प्रभाव से प्लैंकटॉन्स भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और अगर हमारी फूड चेन में से हम प्रोड्यूसर्स को ही निकाल देंगे तो फिर भोजन उत्पन्न कैसे होगा? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? इस कंडीशन में जो जीव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लैंकटॉन्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने भोजन के लिए, वो भी मर जाएंगे, जो कि अगेन हमारे नेचुरल बैलेंस को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणु विघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। मतलब कि यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं और इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स बना लेते हैं। ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन के दूसरे अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ओजोन का निर्माण हमारे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। देन हमने अभी बात की कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, पर ये डिप्लीशन किस कारण से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है?
ओजोन क्षेत्र, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ओजोन में डिप्लीशन आ रहा है या ओजोन में होल हो रहा है, तो वो कैसे बना है। ओजोन छिद्र 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी की समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है। साथ ही साथ ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। इसी घटना को ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल के लिए कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है? तो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीएफसी, जो कि अगेन पोल्यूटेंट्स है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसीज को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए किया जाता है। सीएफसीज के अलावा ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हेलोन्स कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ है। ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, मतलब जिनकी वजह से ओजोन में छेद हो रहे हैं, उन्हें हम ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए है सीएफसीज, बीएफसीज और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओजोन में छिद्र कर कैसे रहे हैं, तो आइए इसे समझते हैं। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में पाया जाता है। ध्रुवीय सर्दियां बहुत गहरी होती है, लगभग 3 महीने तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता है और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तथा वहां पे ध्रुवीय भंवर भी होते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के कारण वहां पर टेम्परेचर बहुत 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 कम होता है। मीन सर्दियों में अंटार्कटिका पे टेम्परेचर -80 डिग्री से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां बादलों का निर्माण होता है, जिन्हें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं या पीएसईस कहते हैं। तो ओडीएस जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, सीएफसीज, बीएफसीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स है। ये क्लोरीन के सोर्सेज हैं और बहुत ही स्थायी यौगिक होते हैं, जो कि आम पर्यावरणीय परिस्थितियों में डिसोसिएट या अलग नहीं होते। ये क्लोरीन मुक्त नहीं करते हैं, हमारे पर्यावरण में ही बने रहते हैं, पर विशेष परिस्थितियों में जाकर ये क्लोरीन को मुक्त करते हैं। और विशेष परिस्थितियां कब बनती हैं? ध्रुवों पे ही जब वसंत ऋतु आती है, तो सूर्य का प्रकाश के साथ ये ओडीएस अभिक्रिया करते हैं और इनकी अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सतह प्रदान करते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। इस अभिक्रिया में वह क्लोरीन के परमाणु मुक्त करते हैं। ये क्लोरीन के मुक्त परमाणु जाके ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करके ओजोन के अणुओं को नष्ट करते हैं तथा इस प्रकार ओजोन में छेद होना शुरू होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दौरान निकट क्षेत्रों से गर्म वायु जब अंटार्कटिका या ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहुंचती है, तो वो ये जो पीएसईज बने थे, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बने थे, उन्हें नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और यूवी रेडिएशंस के बीच की अभिक्रिया भी बंद हो जाती है तथा ओजोन छेद धीरे धीरे भरने लग जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है, जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ है। इसे 196 राज्यों द्वारा मान्यता दी गई है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP assists developing countries and countries with economies in transition to achieve and sustain their compliance with the Montreal Protocol. Developing countries है या जिन countries में अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, मतलब कि वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो उन कंट्रीज को ये गाइडलाइंस देता है कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कैसे उन सब्सटेंसेस के यूज से बचाएं जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारक है। साथ में उन्हें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज
भी प्रोवाइड करवाता है या सजेशंस देता है ताकि उनकी पॉलिसीज भी ओजोन फ्रेंडली बने। ओजोन लेयर की डिप्लीशन की अवेयरनेस को क्रिएट करना है, मतलब विश्व भर में लोगों को ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में जागरूक करने के लिए ही अब 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस regarding the ozone layer depletion as well as the search for solutions in order to preserve it. 23 अप्रैल 2020 में कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विसेज है, उन्होंने ये घोषणा की कि ओजोन परत में जो सबसे बड़ा छेद पाया गया था वह बंद हो गया है। ये वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होने के कारण था, और वो था कि जो पीएसईज बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, वो गर्मी बढ़ने के कारण डिसरप्ट हो गए। डिसरप्ट होने से क्योंकि अब ओडीएस को और यूवी रेडिएशंस को रिएक्ट करने के लिए एक सूटेबल सरफेस नहीं मिला जो कि पीएसईज प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिएक्शंस रुक गए और धीरे धीरे ओजोन लेयर जो थी वो हील हो गई। ओजोन लेयर डिप्लीशन के अलावा भी हमारे पास अब एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि अब एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन रही है पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, पैकेज्ड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसीज के कारण। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन के ह्यूमन रेस के सामने खड़ा हो गया है। रीजन बीइंग ये हमारे लिए तो खराब है ही है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को, इमीडिएट एनवायरनमेंट को ही पोल्यूट कर रहा है, गंदा कर रहा है। साथ ही साथ जो एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं उनके लिए भी हजार्डियस है, बहुत डेंजरस है। आपने देखा होगा कि कचरों के ढेर से गायें हैं, कुत्ते हैं, वो भोजन के मटेरियल के साथ पॉलिथीन भी खा जाते हैं। कितना डेंजरस है वो पॉलिथीन, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देती है या कई बार नेसल पैसेजेस को ब्लॉक कर देती है, जिससे वो इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। मीन्स कितना बुरा है, कहीं ना कहीं हम ही तो उनके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा, अगर हम इसी रेट पर चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी है वो कूड़े से भर जाएगी, और जो छोटे छोटे जीव हैं उनको रहने के लिए, हमें तक भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी हो चुका है कि हम कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट की ओर कोई सही कदम उठाएं, जिससे कि हम अपने आप को और अपने पर्यावरण को और उसमें रह रहे दूसरे जीवों की रक्षा कर सकें। कचरे के प्रकार, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्ट जो है जिसका प्रबंधन हमें करना है उसके टाइप्स क्या क्या है। हमने लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। उन जूसेस में होते हैं एंजाइम्स, जो कि हमारे भोजन को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलते हैं। और उस प्रोसेस को पढ़ते हुए हमने ये भी देखा था कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है ये स्पेसिफिक होते हैं अपनी एक्टिविटीज में। ये हर सब्सटेंस को डिकम्पोज या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही डिकम्पोज या कहे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे घटकों में बदले जाते हैं, उदाहरण के लिए फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े, जूट, कागज आदि, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इन पदार्थों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीवों में एंजाइम उपलब्ध होते हैं। मतलब कि अगेन हमने ये तो कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, बट किसकी हेल्प से कर रहे हैं? एंजाइम्स की हेल्प से। सो जिन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सुटेबल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड एनी ऑर्गेनिक मैटर which can be broken down into simple organic molecules by microorganisms.
दूसरी तरफ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर उपयुक्त एंजाइम्स नहीं है। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए प्लास्टिक है, संश्लेषित रेशे हैं, उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में उपयुक्त एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण उनका अपघटन नहीं हो पाता। उनका अपघटन मतलब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये man-made substances which cannot be converted into simple organic substances by microorganisms are known as non-biodegradable waste or substances. अब हमने कचरे के प्रकार के बारे में पढ़ा। आगे हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि कचरा प्रबंधन बहुत आवश्यक है क्योंकि कचरे का बढ़ना हमारे सबके लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? अगर कई तरीके फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि जैव मात्रा संयंत्र, बायोगैस प्लांट्स, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग खेतीबाड़ी में होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और गैस उत्पन्न होती है, उसे मीथेन कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ईंधन है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। मीन्स पहले क्या होता था कि जो सीवेज का पानी होता था इसे सीधा का सीधा ही नदी नालों में डाल दिया जाता था, पर अब उन्हें पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उनसे कचरे को अलग कर दिया जाता है। उस कचरे को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैविक अजैविक, और फिर उनको रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट प्लांट्स में सेंड कर दिया जाता है और जो पानी है उसे छोड़ दिया जाता है, या उसे फिर से साफ करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसे साफ करके पुनः उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढों में भरकर ढक दिया जाता है। कुछ समय पश्चात वह खाद में बदल जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, डंपिंग ग्राउंड्स, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपना योगदान दें कचरा प्रबंधन में, जिसके लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे पुनः चक्रण, रिसाइकल, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः प्रयोग के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। देखिए, सिर्फ घर पे हम कुछ सिंपल सी बातों को फॉलो करके कि जो जैविक कचरा है उसे अलग डस्टबिन में डालें, अजैविक कचरे को अलग डस्टबिन में डालें। प्लास्टिक है, पेपर है, इसको रिसाइकलिंग प्लांट्स में भेज दिया जाएगा, वहां भेजा जाता है और इन्हें रिसाइकल करके फिर किसी और फॉर्म में बदल के हम फिर से यूज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को रिसाइकल करवाना चाहिए और उसके लिए फिर पुनः उपयोग, रीयूज, मतलब कि अब हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज बहुत बढ़ गया है। ये करनी चाहिए कि प्लास्टिक की जो चीजें हम रीयूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे उन्हें हम रीयूज करें इंस्टेड ऑफ फेंकने, क्योंकि जितना हम फेंकेंगे उतना ही हम कचरे को बढ़ा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा रीयूज कर लें, फेंके नहीं। इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग वी शुड रीयूज द मटेरियल इफ पॉसिबल। कम उपयोग या रिड्यूस, इसमें कम पैकेजिंग वाले उत्पाद खरीदना शामिल है, मतलब कि हमें पैकेज्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर देना चाहिए। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स दैट आर हार्मफुल टू अस। पुनः प्राप्ति, रिकवर, थर्मल और जैविक साधनों के माध्यम से कचरे को संसाधनों में परिवर्तित करना। If the waste remains after it has been reused and recycled, we can use it to generate energy at waste energy plants. तो इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है
कि जो भी प्लान्स हमारे आसपास हमारी गवर्नमेंट बना रही है, लोकल बॉडीज बना रही है, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक एज सिटीजन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं। कचरे प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने पर्यावरण को साफ करने के लिए, अपने देश को साफ सुथरा करने के लिए हमारी भारत की सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, अभियान बनाया गया है। इट इज अ नेशनल लेवल कैंपेन by the Government of India covering 4,041 towns to clean streets, roads and infrastructures of the country. It was launched on 2nd October 2014 by Prime Minister Shri Narendra Modi. Objectives: construction of individual cluster and community toilets to reduce or limit open defecation, villages to be kept clean with solid and liquid waste management, door-to-door garbage collection and proper disposal of municipal solid waste in all. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ आपकी एक जानकारी और देना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के चलते, जैसे कचरा प्रबंधन में हमने पढ़ा था कि जो सीवर है हमारे घरों से सीवर का गंदा पानी है और इंडस्ट्रीज से भी जो वेस्ट हानिकारक पोल्यूटेंट्स वाला पानी है वो नदी नालियों में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश की दो महान नदियां गंगा यमुना बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गई और उनका पानी विषैला बन गया। इस लॉकडाउन के चलते गंगा के पानी में सीवेज और औद्योगिकों से निकलने वाला गंदा पानी बहुत कम गया, जिसकी वजह से अब गंगा के पानी में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत कम हो गया था। आइए आज के इस चैप्टर के पार्ट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीव मंडल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? जीव मंडल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई पारितंत्र है। प्रश्न नंबर 2, यूएनईपी को विस्तारित कीजिए। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 3, ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ओजोन की परत में जो कमी आ रही है या कहीं कहीं पर ओजोन परत की थिकनेस में या कहीं मोटाई में जो कमी आ रही है उसे ओजोन छिद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणु विघटित होकर ऑक्सीजन के परमाणु बनाते हैं। ये स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है? प्रश्न नंबर 5, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है? तो ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण है CFCs, BFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, जिन्हें हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं या ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 7, रेलगाड़ियों में चाय आदि के लिए कुल्हड़ के प्रयोग को क्यों बंद कर दिया गया? जो ये चाय के कुल्हड़ है ये मिट्टी की उपजाऊ परत से बनते हैं कि उपजाऊ परत का हास हो रहा था, हानि हो रही थी, जिसकी वजह से मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रयोग बंद कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8, कांच, प्लास्टिक, धातु के बर्तन आदि पर्यावरण में लंबे समय तक क्यों बने रहते हैं? उत्तर है क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या अजैव निम्नीकरणीय वेस्ट या कचरा है या पदार्थ है। प्रश्न नंबर 9,
जैव तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें जीवाणु तथा कवक जैसे सूक्ष्मजीव सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिनके निम्नीकरण के लिए एंजाइम सूक्ष्म जीवों में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जंतु, पादप अपशिष्ट, कागज, चमड़ा, गोबर आदि। दूसरी तरफ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। सूक्ष्म जीवों में उपयुक्त एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण उनका अपघटन नहीं होता है। उदाहरण के लिए संश्लेषित पदार्थ, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, पीडनाशक, धातु के टुकड़े, कैन आदि। तो इसके साथ आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।